वेलकम। इससे पूर्व कक्षा में हमने एक द्विपरमाणु गैस के लिए स्थानांतरण और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के लिए उनकी कुल ऊर्जा और विशिष्ट ऊष्मा हमने ज्ञात की। ठीक है, अब हम बाकी के जो दो पद हैं उनसे संबंधित ऊर्जाओं के और विशिष्ट ऊष्माओं के मान ज्ञात करेंगे। ये दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं पूर्व कक्षा में। ठीक, और इसको अब हम इन दोनों पदों की हम आज बातें करेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपन ऊर्जा की। ठीक है, कंपन के लिए द्विपरमाणुविक गैस के जो आंतरिक ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए उसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए, कंपन के लिए द्विपरमाणु गैस की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम पूर्व कक्षा में जो हमने आइंस्टीन की ठोसों के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने का मॉडल पढ़ा था वो एज इट इज हम काम में लेते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए तो आइंस्टीन जो मॉडल है वो सही नहीं है, लेकिन गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के लिए आइंस्टीन जो मॉडल है वो बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, आइंस्टीन ने जो दोलक हैं, यानी जो ठोसों में जो परमाणु दालकों पर रखे हुए जो परमाणु थे उनको क्या माना था? स्वतंत्र दोलक माना था। वहां डीबाई ने ये बताया कि वो स्वतंत्र दोलन नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने पास हैं कि वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए वहां आइंस्टीन मॉडल तो काम नहीं करता, लेकिन गैस में चूंकि हम जानते हैं कि अणु एक दूसरे से क्या है? पृथक हैं, इसलिए ये पृथक अणु स्वतंत्र दोलक माने जा सकते हैं। यानी आइंस्टीन मॉडल जो है वह गैसों के लिए काम में लिया जा सकता है। तो आइंस्टाइन ने प्लांक की क्वांटम परिकल्पना और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को काम में लेते हुए किसी स्वतंत्र दोलक, यहाँ दोलक कौन है? देखिएगा, यहाँ दोलक है कंपन गति करता हुआ गैस के वो दो परमाणु जो आपस में बंधे हुए हैं, वो ताप के कारण क्या करेंगे? कंपन करेंगे। और वह जो निकाय है, एक अणु एक निकाय, एक स्वतंत्र दोलक माना जाएगा। तो उस एक स्वतंत्र दोलक यानी एक अणु के लिए कंपन ऊर्जा का जो माध्य मान है वो आइंस्टाइन ने ज्ञात किया, और उस माध्य मान का वैल्यू जो है दैट इज क्या है? n+12 h-म्यू। आपको हम h-म्यू को h-ओमेगा भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहां हम इसको h-म्यू ही काम में ले लेंगे। ठीक, तो यह प्रति दोलक, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रति दोलक माध्य ऊर्जा है। तो इस प्रतिदोलक माध्य ऊर्जा को हम काम में लेकर क्या करते हैं? संवितरण फलन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो संवितरण फलन को जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम कह देंगे किससे संबंधित संवितरण फलन? वाइब्रेशन से। तो ZV दैट इज इक्वल टू समेशन e⁻⁻ ऊर्जा किसी स्तर की, तो जिस स्तर की आप ऊर्जा की बात कर रहे हो वो कितनी है उस स्तर की ऊर्जा? n+12 h-म्यू बाई kT, या e⁻⁻ei/kT होता है। तो ei आइवें स्तर की ऊर्जा का हमने मान रख दिया, और यहाँ होता है स्तरों का योग i 0 से लेकर जहां तक इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। लेकिन साथ में मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ अपभ्रष्टता भी सम्मिलित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपभ्रष्टता का मतलब होता है उतनी ऊर्जा के और कितने दोलक है। तो यहाँ सभी दोलक क्या है? स्वतंत्र है, तो प्रत्येक दोलक स्वतंत्र है, यानी कि यहाँ अपभ्रष्टता क्या हो जाएगी? 1, यानी किसी और दोलक की ऊर्जा आवश्यक नहीं है कि ये हो। तो इसलिए यहाँ जो अपभ्रष्टता है किसके लिए? वाइब्रेशन के लिए, वो हम कितनी मानेंगे? 1 मानते हुए हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ n के पदों में ये समेशन हो जाएगा, n का मान 0 से इनफाइनाइट। n जो है वह यहाँ क्या कहलाती है? कंपन ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या, जिसके मान 0 से लेकर इनफाइनाइट है। तो यहाँ एक छोटी सी चर्चा और कर लेता हूँ कि अगर मैं n का मान 0 रखूँ तो E का मान 0 प्राप्त नहीं होगा, यानी ग्राउंड स्टेट की क्वांटम ऑक्सीलेटर जो है उसके ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में पढ़ेंगे। तो यहाँ ZV को हम ऐसे लिख सकते हैं
तो अभी हम इस ZV को n के पदों में हमने लिखा है, हम इसे एक बार दो अलग अलग भागों में लिखते हैं। तो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर, देखिएगा, माइनस NH म्यू बाई KT इंटू e टू दी पावर माइनस H म्यू बाई 2KT। हमने इन पदों को अलग अलग कर दिया। देखिए यहाँ n जो है क्वांटम नंबर जो है 0 से इन्फिनाइट तक, वो एक वेरिएबल पद है, ये यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करने से पहले इसमें भी अगर कुछ कांस्टेंट है तो उसको हम बता देते हैं। देखो H प्लैंक नियतांक, म्यू उस दोलक की आवर्ती जो कांस्टेंट होगी, प्रत्येक एक दोलक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ म्यू कांस्टेंट, 2 और k भी कांस्टेंट है। यहाँ T जो ताप है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ H म्यू बाई 2k है, वो भी एक कांस्टेंट हो गया। तो हम H म्यू बाई जो k को भी हम सम्मिलित नहीं, 2 को हम सम्मिलित नहीं करते, H म्यू अपॉन k को ही ले लेते हैं। 2 को ले या न ले उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो H म्यू अपॉन k है, वो बीमा क्या होगी, e की घात में है ना, डिवाइडेड बाई T है, तो टेम्परेचर के इक्वल होगा। इसको हम कंपन के लिए ताप, एक नियत ताप थीटा V से इंट्रोड्यूस करते हैं। अभिलाक्षणिक ताप है कंपन का, तो इसको हम थीटा V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये n से मुक्त है, इसको समेशन से बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई है। तो ZV इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस H म्यू अपॉन k इज थीटा V डिवाइडेड बाई 2T, यहाँ 2T लिखा जाएगा। ठीक है, और इंटू समेशन n इज 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस H म्यू, यहाँ भी हम H म्यू अपॉन k को इंट्रोड्यूस करवा दें, वो हो जाएगा n थीटा V बाई T। ये देखिए ये हमने संवितरण फलन को लिखा है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके क्लियर होगा। अब हम इसको प्रसारित करते हैं। तो ZV इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस थीटा बाई V बाई 2T, ये तो हो गया कांस्टेंट। और यहाँ इसको प्रसारित किया तो पहले n का मान रखा 0, तो e की घात 0 का मीन्स हो गया 1, फिर n का मान रखा 1, तो ये हो गया e की पावर माइनस थीटा V बाई T। अगली टर्म हो गई e की पावर माइनस थीटा, n का मान रखा तो ये हो गया 2 थीटा V बाई T, और अगली टर्म हो गई e की पावर माइनस 3 थीटा V बाई T एंड सो ऑन। नाउ थीटा V इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस थीटा V बाई 2T। और ये देखिए यहाँ ये e की घात में ये एक क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी का योग हो गया। इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वगुणज है e की घात माइनस थीटा V अपॉन T, तो इसका जो योग है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस थीटा V बाई T। ठीक है, ये इस गुणोत्तर श्रेणी का क्या हो गया, योग हो गया। नेक्स्ट, अभी हम ZV से हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे, क्योंकि माध्य ऊर्जा कंपन के लिए ज्ञात करनी है तो E बार का फार्मूले में क्या आता है, log Z आता है। तो अब हम इसका क्या ले लें, log ले लें। तो देखिए log ZV इज इक्वल टू, ये दोनों पद अलग अलग लिखे गए, तो ये हो गया log e टू दी पावर माइनस थीटा V अपॉन 2T। तो log e का मान क्या होता है 1, और यहाँ क्या रह गया माइनस थीटा V बाई 2T। नेक्स्ट, आगे ये पद लिखा जाएगा प्लस log, देखो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा V अपॉन T हर में है, ऊपर लाएंगे तो घात -1, और log की घात होती है वो पद की घात log के बाहर माइनस में आ जाती है। तो माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा V बाई T, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम माध्य ऊर्जा जब ज्ञात क्या करेंगे तो E बार जो होता है उसका क्या फार्मूला होता है, KT स्क्वायर डेल बाई डेल T ऑफ log ऑफ Z। तो यहाँ किसके लिए माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी है, कंपन के लिए, तो यहाँ फार्मूले में भी क्या आ जाएगा, ZV आ जाएगा। तो यहाँ log ZV का हमें T के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। EV बार इज इक्वल टू NKT स्क्वायर डेल बाई डेल T काम में लेते हैं। तो देखिए माइनस थीटा V बाई 2, माइनस थीटा V बाई 2 कॉन्स्टेंट, और 1 अपॉन T का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस
log का अवकलन करेंगे तो log में 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी बाई टी, log x का 1/x। अब ऊपर वाले इस पद का अवकलन करना पड़ेगा, log का कर दिया तो ये हो जाएगा 1 का हो गया 0 और माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा वी बाई टी, ई की घात का हो गया, फिर माइनस थीटा वी यहाँ से आ गया कांस्टेंट और 1/t का अवकलन हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ ये देखो 1 2 3 और 4 माइनस, ये हो गया प्लस, तो ई वी बार इज इक्वल टू हो गया एन के थीटा वी बाई 2 और प्लस ई की पावर माइनस थीटा वी बाई 2 को नीचे क्या लिखा जाएगा, ई की पावर प्लस थीटा वी बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ थीटा वी रह गया ऊपर और ये आ गया ई की पावर थीटा वी बाई टी और माइनस ये हो गया कैंसिल 1, ई की घात प्लस थीटा वी बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से थीटा वी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 1/2 और 1 दिस और यहाँ से थीटा वी बाई कॉमन आ गया। ले अब देखिए हमने कंपन के लिए गैस की माध्य ऊर्जा ज्ञात कर ली, कुल ऊर्जा ज्ञात कर ली। अब यहाँ से हम दो कंडीशन पढ़ेंगे न्यून तापों के लिए और उच्च तापों के लिए। तो न्यून तापों का मतलब है T टेंड्स टू 0, T टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया T थीटा वी बाई टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये हम यहाँ काम में लेंगे और देखेंगे कि कंपन के लिए ऊर्जा है वो कितनी आती है। तो ई वी इज इक्वल टू एन के थीटा वी हाफ प्लस, देखिएगा यहाँ ई की पावर थीटा वी बाई टी माइनस 1, ई की पावर थीटा वी बाई टी बहुत बड़ी राशि होगी तो -1 को छोड़ देंगे और ये ई की घात माइनस क्या आ जाएगा थीटा वी बाई टी, और ई की घात माइनस थीटा वी बाई टी इट मीन ई की पावर थीटा वी बाई 2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, और ई की पावर माइनस थीटा वी बाई टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यानी ये इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल, तो इसको हमने छोड़ देना है। तो यहाँ से ई वी है वो कितना आ गया, देखिए एन के थीटा वी बाई 2, थीटा वी क्या है एच म्यू अपॉन के और दिस इज 2, के से के कैंसिल, और ई वी है वो कितनी आ गई 1/2 एन एच म्यू। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन एनर्जी है वो 1/2 एन एच म्यू आ गई लो टेम्परेचर पर। और यहाँ अगर हम परिभाषित करना चाहें लो टेम्परेचर पर कंपन विशिष्ट ऊष्मा, तो CVV इज इक्वल टू क्या है डेल EV बाई डेल टी, क्योंकि देखो एन एच म्यू सब कांस्टेंट है इसलिए ये क्या आ गया 0। इसका मतलब निम्न तापों पर कंपन नहीं होते और कंपन के लिए विशिष्ट ऊष्मा भी नहीं होती। अब हम इसी दूसरी स्थिति उच्च तापों के लिए इसको समझेंगे। सेकेंड उच्च तापों के लिए, तो उच्च तापों का मतलब हो जाएगा T टेंड्स टू इनफाइनाइट, T का मान बहुत ज्यादा हो, इट्स मीन थीटा V बाई टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, समझे बात, और इट्स मीन e टू द पावर थीटा V बाई टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो हम e की घात x का प्रसार कर सकते हैं क्या, e की पावर थीटा V बाई टी को e की घात x के रूप में क्या लिखा जा सकता है 1 + x और x इज थीटा V बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम EV ज्ञात करेंगे कंपन के लिए कुल ऊर्जा, दैट इज एन के थीटा वी और हाफ प्लस, देखो यहाँ से ये पद हमने सॉल्व कर लिया, e की पावर थीटा V बाई टी इज 1 + थीटा V बाई 2, तो 1 + थीटा V बाई 2 -1, 1 से 1 कैंसिल, थीटा V बाई टी रह जाएगा और t बाई थीटा V इसको हम लिखेंगे
टी बाई थीटा वी। अब देखिए टी का मान अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा के मान में 1/2 का कोई रोल नहीं होगा, तो यहाँ थीटा वी से थीटा वी कैंसिल, तो ऊर्जा है कंपन की दैट इज एन के टी, और विशिष्ट ऊष्मा कंपन की दैट इज डेल ई वी बाई डेल टी। इसका अवकलन किया क्या आया एन के। तो देखो कंपन से संबंध उच्च तापों पर विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी आती है, एन के आती है उच्च तापों पर। नेक्स्ट इसके बाद में एक और रह गई ऊर्जा, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। सुनिए बात, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा का ट्रांजिशन होता है और कितनी ऊर्जा चाहिए उसकी हम बातें करते हैं। तो अगली है इलेक्ट्रॉन उत्तेजन ऊर्जा। देखो किसी मूल स्तर को मैं E0 और E0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उत्तेजन स्तर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 से। पहली उत्तेजित कक्षा ये है। तो इस कक्षा में कितने कण हैं, उनकी संख्या किस फलन से निर्धारित होती है। हम जानते हैं कि इसमें जो कण हैं वो n0 हैं, और वो क्या होते हैं, e की घात माइनस E0 बाई के टी के पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये संवितरण फलन से हम ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम से हम जानते हैं। इसी प्रकार इसमें पहली उत्तेजित कक्षा में जो होंगे वो होंगे e टू द पावर इसकी ऊर्जा माइनस E1 बाई के टी। अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें N1 बाई N0 दैट इज e टू द पावर माइनस कॉमन ले लिया और ये लिखा गया E1 माइनस E0 बाई के टी। देखिए E1 माइनस E0 हाइड्रोजन के लिए बात कर लो आप। वैसे यहाँ 1 और 2 लिखने चाहिए थे, लेकिन मैंने इसको 1 और 0 लिख दिया। हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच में कितना, पहली का -13.6, ठीक है, और दूसरी का -3.4, तो दोनों के बीच में लगभग कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। इट्स मीन ये एनर्जी अगर हम हाइड्रोजन का भी उदाहरण लें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम बात करें केटी को, तो के बोल्ट्जमान न्यूटन 1.38 गुना 10 की घात -23, और टेम्परेचर नॉर्मल 27 डिग्री ताप लिया तो केल्विन में कितना हो गया, 290 केल्विन। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों मान अगर हम पुट करें तो देखिएगा इधर N1 अपॉन N0 जो है वो आता है e की घात -400 लगभग, और e की घात -400 हम जानते हैं लगभग क्या माना जाता है, e की घात -400 बहुत छोटी राशि है जो लगभग क्या मानी जाएगी, 0। इसका मतलब ये हो गया कि उत्तेजन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही सामान्य ताप पर, देखिए शर्त रहेगी यहाँ, सामान्य ताप पर उत्तेजित कक्षा में इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या नहीं होगा कि उत्तेजन ऊर्जा का सामान्य तापों पर विशिष्ट ऊष्मा में कोई योगदान नहीं होगा। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी द्विपरमाणुविक गैस के लिए ध्यान दीजिएगा हमने ज्ञात की, और वो उन सभी का योग आई है किस किस का, मैं सी को यहाँ विशिष्ट ऊष्मा से लिख देता हूँ। ये आई है स्थानांतरण, रोटेशनल, घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा का योगदान नगण्य ही रहता है, समझ आई बात, सामान्य के लिए। तो सामान्य ताप पर हम बात करें तो न्यून तापों पर हम जानते हैं कि CR CV दोनों ही क्या रहते हैं, 0। देखिएगा यहाँ कंडीशन रह रही है न्यून तापों पर, यहाँ ताप की हम 3 सीमाएं डिसाइड करेंगे। तो न्यून तापों पर CR और CV का मान क्या रहेगा, 0, और CP का मान क्या होता है, 3/2 की हमने ज्ञात किया N के।
नहीं बस, और इनका क्या रहा, 0 रहा योगदान। तो इसलिए न्यून तापों पर जो कुल विशिष्ट ऊष्मा है द्विपरमाणु गैस की वो कितनी होती है, 3/2 n की। अब अगर मान लो ताप ज्यादा है, ताप ज्यादा है किससे, रोटेशन वाले ताप से, ठीक है, और किससे कम है, वाइब्रेशन वाले ताप θV से कम है। उस स्थिति में देखिए क्या होगा कि वाइब्रेशन जब तक स्टार्ट नहीं होंगे तब इन दोनों का हो जाएगा, इट मीन CV इक्वल टू 3/2 n के और प्लस CR रोटेशन का कितना पार्ट था, n के, तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 n के। और अब अगर ताप का मान और बढ़ जाता है, इट्स मीन ताप है वो बढ़ जाता है किससे, वाइब्रेशन टेम्परेचर से, तो उस स्थिति में वाइब्रेशन के स्तर की भी विशिष्ट ऊष्मा का योगदान हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में हो गया 3/2 n के स्थानांतरण का और n के किसका, रोटेशन का, और n के ही जो हमने अभी डिराइव किया था किसका, वाइब्रेशन का। तो यानी यहाँ कुल कितने हो गए, CV का जो मान है इस स्थिति में हो गया 7/2 n के। आई बात समझ में। तो इस प्रकार एक द्विपरमाणुक अणु के लिए हम विशिष्ट ऊष्माओं को परिभाषित करते हैं। ये हमने CV ज्ञात किया, आप CP का मान भी इससे ज्ञात कर सकते हो। ये सभी जो परिणाम हैं ये प्रायोगिक मानों से बिल्कुल सहमति रखते थे, इसीलिए इनको क्या माना गया, सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से दोनों रूप से इनको सही माना गया। ठीक।